हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट श्लोक की सीरीज चल रही थी, तो इसमें हम रचना शरीर पेपर 2 देखने वाले हैं। तो हम अभी तक क्या कंप्लीट कर चुके हैं? पदार्थ विज्ञान पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, क्रिया शरीर पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, रचना शरीर पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम रचना शरीर पेपर 2 कंप्लीट करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट श्लोक्स को लिखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला, आपका सबसे जो बेस्ट फ़ायदा होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप राइटिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो आप वहाँ पर अगर श्लोक करते हो तो आपके यहाँ पर राइटिंग भी कवर हो जाती है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। देखो, यूनिवर्सिटी में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं अच्छे नंबर लाने के, मतलब दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक नॉलेज ऑफकोर्स आपको होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उस जो आपका एग्जामिनर होगा उसको मैटर करता है कि आपको उस कॉपी में 3 घंटे के अंदर आप उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो और कितना अच्छे से वहाँ पर उनको लिख पा रहे हो। ठीक है, और लास्ट टाइम में वही मैटर करता है, तो उसके लिए आपको स्लोक्स और प्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं रचना शरीर पेपर 2 के बारे में, जिसमें हम पहला श्लोक देखने वाले कोष्टांगों के नाम। देखो, जो पहला पहला चैप्टर आता है परमाणु 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 वाला, इसमें तो इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं था, ये हमने सीधा चैप्टर नंबर 2 से लिया है। ठीक है, कोष्ठ है आस्य शरीर से। तो इसमें जो पहला श्लोक आता है वो आता है स्थान्यम स्थान्यम आम अग्नि पक्वानम मूत्रास्यम रुधिरास्यम च हृदय अंडुक फुफुस च कोष्ठ इति विद्यते। देखो, इस सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में ये श्लोक है जहाँ पर कोष्ठांगों के 8 नाम बताए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोष्ठांग क्या होते हैं। देखो, कोष्ठांग क्या होते हैं, मतलब कोष्ठांग होते हैं यहाँ पर जहाँ पर अंग होते हैं। ठीक है, जैसे स्टोमच वगैरह हो गया, कोई भी ऑर्गन हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले 3 चीज़ पढ़ाई थी, कोष्ठ, कोष्ठांग और आश्रय। कोष्ठ, कोष्ठांग और आश्रय। कोष्ठ क्या होते थे? कोष्ठ होते थे कैविटी। ठीक है, कोई भी कैविटी, जैसे एब्डोमिनल कैविटी हो गई, थोरेसिक कैविटी हो गई। और कोष्ठांग क्या हो गए? ऑर्गन्स हो गए जहाँ पर वो ऑर्गन्स जहाँ पर उस कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। जैसे थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स हो गया। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में लंग्स हो गया और हार्ट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर एब्डोमिनल कैविटी हो गई, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमच वगैरह, तो ऐसे। ठीक है, तो उसी प्रकार से फिर आता है स्पेस। स्पेस बोल दो या आश्रय बोल दो। देखो, कोष्ठ, कोष्ठांग और आश्रय। आश्रय क्या होता है? मतलब वो ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं आश्रय। तो इतनी आपको चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पर जो कोष्ठांग है, जो ऑर्गन है, यहाँ पर 8 ऑर्गन के नाम बताए गए हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है आम, आमाशय। देखो, यहाँ आम दे रखा है तो इससे हम लिखेंगे आमाशय। फिर अग्नि। ठीक है, फिर अग्नि से होता है अग्नाशय। देखो, आमाशय से स्टोमस हो जाता है, अग्नि अग्नाशय से होता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। फिर आता है पक्वानाम। पक्वानाम से होता है पक्वाशय, जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, जिनमें मेनली लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है मूत्राशय। मूत्राशय को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। देन आता है रुधिर। रुधिर रुधिर को हम रुधिर से हम यहाँ पर समझते हैं लीवर एंड स्प्लीन। ठीक है, लीवर और स्प्लीन को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि रुधिर को हम रक्त बोलते हैं और रक्त का मेनली आश्रय कौन सा होता है? लीवर और स्प्लीन होते हैं। एंड हृदय, अंडुक। हृदय हो गया, हार्ट हो गया और अंडुक हो गया। अंडुक को हम सिक्कम बोलते हैं, सिक्कम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। देन उसके बाद हम बोलते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होता है? लंग्स होता है। कोष्ठ इति विद्यते। तो यहाँ पर ये 8 नाम बताए गए हैं, आपको याद रख सकते हो। स्थानीय आमम अग्न्याशय पक्वानाम मूत्राशय रुद्राशय हृदय अंडुक और फुफ्फुस। काउंटिंग गलत हो गई क्या? देखो, अमाशय, अग्न्याशय, पक्वाशय, चौथा मूत्राशय, पांचवा रुधिराशय, छठा हृदय, हाँ 5 यहाँ पर है ना, 6 यहाँ पर है, 7 ये और 8 ये। ठीक है, तो इस तरह से 8 कोष्ठांगों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सिराव के वाक्य। देखो, अगर नेक्स्ट चैप्टर आता है सिरा वाला, तो जहाँ पर हम सिरा की डेफिनेशन देखते हैं, जो कि होता है सरनाथ सिराय। सरनाथ सिरा का क्या मतलब होता है? सरनाथ का मतलब होता है स्मूथ फ्लोइंग ऑफ ब्लड, यानी कि उन टनल्स के अंदर से, उन सिराव के अंदर से अच्छे से ब्लड जो है फ्लो होना चाहिए स्मूथली। ठीक है, उसके बाद आता है धमनी की व्याख्या। देखो, धमनी को बोला धमनाथ धमन्य। धमनाथ धमन्य मतलब वहाँ पर धमन की साउंड उत्पन्न होती है। जैसे रेडियल आर्टरी हो गई, कैरोटिड आर्टरी हो गई, जितनी भी पल्स वगैरह है वहाँ से पल्पलेशन होती है ना, आप एक वहाँ पर साउंड सुन सकते हो ना, तो इसलिए इसको बोला गया धमनाथ धमन्य। ठीक है, और दोनों का रेफरेंस सेम है, चरक सूत्र स्थान 30, चरक सूत्र स्थान 30। उसके बाद हम बात करते हैं स्रोतस की व्याख्या। व्हाट इज स्रोतस? स्रोतस का बताया गया है कि स्रवणा स्रोतांशु। स्रवणान मतलब सिक्रीशन होता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये कैसे टनल्स हैं, ये कैसे टनल्स है, इस टनल्स में से क्या होता है, कोई चीज़ सिक्रेट होती है। ठीक है, यहाँ सिक्रेट होती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य वो क्या करते हैं? वो स्रोतस करते हैं। जैसे रक्त से रक्त बन रहा है, रक्त से मांस बन रहा है, जैसे धातुओं को जो कैरी करते हैं। ठीक है, या फिर आपके जो
आहार को भी जो ग्रहण करते हैं वो सभी क्या है, स्रोतस है। उसके बाद स्रोतस का स्वरूप बताया गया है कि स्वधातु संवर्णिनानि व्रत स्थूल अनुनानि च स्रोतांसी दीर्घ अन्य कृत्यम प्रतान सदृशानि च। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि सब धातु संवर्णानि, मतलब जिस जिस भी स्रोतस में जो धातु को कैरी करता है वो उसी के अनुसार उसका वर्ण होता है। जैसे रस को कैरी करने वाले का रस की तरह होगा, रक्त को कैरी करने वाले का रक्त की तरह वर्ण होगा, ठीक है। और जो स्रोतस होते हैं वो व्रत होते हैं, मतलब राउंड, और राउंड भी हो सकते हैं, स्थूल बड़े भी हो सकते हैं, अनुनानी छोटे भी हो सकते हैं, और स्रोतांशी दीर्घम, दीर्घ मतलब लंबे भी हो सकते हैं, एंड प्रतान भी हो सकते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप। तो ऐसे इनके सदृश होते हैं। सदृश मतलब देखने में आपको ऐसे दिख सकते हैं, लॉन्ग, छोटे, लंबे, ये सब यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख सकते हैं। ये हो गए हमारे स्रोतस से, ठीक है। तो इसका जो रेफरेंस चरक सूत्र स्थान 30 है, जबकि स्रोतस के स्वरूप का चरक विमान स्थान 5 है, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्रोतस के सामान्य लक्षण के। स्रोतस दुष्टि के सामान्य लक्षण, यदि आपके स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं तो सामान्य लक्षण क्या मिलेंगे। देखो वैसे 13 प्रकार के स्रोतस होते हैं, प्राण, उदक, उन्वय, 7 धातु व 3 मलवय, लेकिन यहाँ पर ये सामान्य दुष्टि के लक्षण बताए गए जो हर एक किसी के स्रोतस में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला होता है अति प्रवृत्ति। तो अति प्रवृत्ति मतलब एक्सेसिव क्वांटिटी, कोई भी चीज़ एक्सेसिव क्वांटिटी में आना क्या होता है, अति प्रवृत्ति होता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं धातु व स्रोतस की, तो जो धातु व स्रोतस है उसमें से धातुओं का अधिक निकलना हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अतिसार वगैरह यानी डायरिया वगैरह हो गया, या फिर आपकी जो नोज है वो रनिंग नोज हो जाए, मतलब नोज में से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव म्यूकस वगैरह निकलने लग जाए, तो ये सब क्या है, अति प्रवृत्ति हो जाएगी। देन उसके बाद आता है संगो। संगो का मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब धातु रुक गई है, ठीक है, जो धातुओं का वहन है वो रुक गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे विबंध हो गया, मतलब पहले तो डायरिया हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया, विबंध हो गया, ठीक है। या फिर जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने बोला कि रनिंग नोज, इसके अंदर रनिंग नोज बोला था हमने, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि कंजेस्टेड नोज, मतलब जो नोज का जो म्यूकस है वो कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है। और जब नोज का म्यूकस कंजेस्टेड होता है तो वहाँ पर जो कॉमन कोल्ड की एक टैबलेट आती है, कॉमन कोल्ड की नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चेस्टन कोल्ड की आती है, जो कि आपकी म्यूकस को डायलेट करके बाहर निकाल देती है, ठीक है। लेनी नहीं है आपको, बस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो कभी आके मेरे पे केस कर दो यार, सर ने बताई थी, ठीक है, और उसका हमें कुछ नुकसान हो गया है, ऐसे साइड इफेक्ट आ रहे हैं, बहुत नींद आ रही है, आलस से आ रहा है, कोई भी। देखो जब हमेशा जो दवाई लेती है, दवाई लेना होता है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेना होता है, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में भी कोई टीचर वगैरह आपको कोई दवाई बता रहा है ना, तो वो साफ साफ बोल देगा कि देखो मेरे कहने से बिल्कुल मत लेना, अपने रिस्क पे लेना, ठीक है। ना ही वो आपको कभी लिख के देगा कि ले लिख के दे वहाँ से ले लेना, आपको नाम बताएगा, आप ले सकते हो, क्योंकि अब कोई भी अपना ऐसा रिस्क नहीं लेता है, ठीक है। कल को कोई इसका साइड इफेक्ट होता है तो उस सारा दोष किस पे जाएगा, डॉक्टर पे, टीचर पे जाएगा। फिर टीचर से कहा जाएगा जब तुम एक टीचर हो तो तुम कैसे एक प्रिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो वह सिरानाम ग्रंथों अपी, तो सिरानाम ग्रंथों अपी मतलब जो सिराए है उन सिराओं में क्या हो जाएगा, गांठें पड़ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हो लम्स हो गए, लम्स होते हैं वो गांठें पड़ जाती, लाइपोमा हो गया कहीं पे, ठीक है। तो ये सब क्या है, गांठें पड़ जाती है। जैसे कि और एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि अर्बुद वगैरह हो गया, ठीक है, अर्बुद वगैरह हो गया, ठीक है, या पॉली वगैरह हो गया, लिम्फेडेनोपैथी हो गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सिरानाम ग्रंथोपी में यहाँ पर इंक्लूडेड की जाती है। फिर आता है वी मार्ग गमन यपी। तो वी मार्ग गमन यपी का मतलब होता है कि धातुओं के मार्ग में गमन, धातुओं का जो मार्ग में गमन मतलब धातुओं को विमार्ग हो जाना। विमार्ग मतलब एक तरीके से जो नॉर्मल डायरेक्शन जहाँ पे जाना चाहती थी वहाँ पर नहीं जा रही है। जैसे कि हम बात करते हैं हिमेचूरिया की, ठीक है। हिमेचूरिया क्या होता है, यानी कि जैसे कि यूरिन में ब्लड आ जाना, तो धातु क्या हो गई, अपने रास्ते से हट गई ना भाई, धातु आपको स्रोत जो ब्लड था वो आपके पूरे बॉडी में रहना था, लेकिन वो किसके थ्रू बाहर आ गया है, मूत्र के थ्रू बाहर आ गया, इसको हम बोलते हैं हिमोचूरिया या रक्त मूत्रता, ठीक है। या फिर हम वो एक होते हैं हमारा इपीटैक्सिस। इपीटैक्सिस का मतलब होता है कि आपका नोज के थ्रू ब्लड आना, ठीक है। इपीटैक्सिस का मतलब होता है जो नोज के थ्रू ब्लड आना। तो ये भी क्या हो गई, यहाँ पर जो धातु है वो भी क्या कर गई है, गमन कर गई है, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक। या फिर आप बोल सकते हो कि उल्टी के थ्रू ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं जिनसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो। फिर आता है कला की परिभाषा। तो कला की परिभाषा ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, जहाँ पर बताया गया है कि धातु आस्यम मर्यादा, धातु आस्यत मर्यादा। तो यहाँ पर बताया गया है कि धातु और आस्य के बीच, धातु और आस्य के बीच एक यहाँ पर एक कवरिंग होती है। देखो आस्य मैंने क्या बताया था, जो ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होता है, और धातु, धातु मतलब जो भी कोई धातु होगी तो उनके बीच और आस्य के बीच में एक पतली सी लेयर होती है, उसको हम कला कहते हैं। देखो इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है
तो आप यहाँ पर रचना शरीर वाली वीडियो देख लेना कला वाले चैप्टर की, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं इतना आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि यहाँ पर केवल श्लोक का मतलब समझाना है, ठीक। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेत्र मंडल की। तो देखो नेत्र मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेत्र मंडल कितने होते हैं? 5 होते हैं नेत्र मंडल, जो कि श्लोक के माध्यम से आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे पक्ष, वर्तम, श्वेत, देखो नेत्र मंडल एक तरीके से आप ऐसे समझो कि कोई चीज़ गोल स्ट्रक्चर है, ठीक है, गोल गोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया नेत्र। देखो मंडल का मतलब क्या होता है? मंडल का मतलब होता है सर्कुलर, कोई चीज़ सर्कुलर होना, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि अब ये बताया गया, पक्ष हो गया, श्वेत हो गया, कृष्ण हो गया, दृष्टि हो गया, मंडलानी हो गया। तो इन सब का यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि हम पक्ष को बोलते हैं आई लेसिस हो गया, वर्तम को हम बोलते हैं आई लिड हो गया, ठीक है, और श्वेत स्क्लेरा हो गया जो आपकी आइज में वाइटिस पार्ट होता है, कृष्ण कॉर्निया हो गया, ठीक है, दृष्टिनान मतलब जो एक बिंदु होता है, सर्कुलर पॉइंट होता है, रेडिस ब्राउन ऐसा सेंट्रल पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? दृष्टान। ये मंडलानी मतलब ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं आपके कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। मतलब ये आँख में, आपकी आँख में 5 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो मैंने कैसे याद किया था? जैसे पक्षम था, यहाँ से पे ले लिया था कि पे और बे, वर्तम से बे ले लिया तो पे बे, तो यहाँ से रह गया पवन। पवन श्वेता को काली दृष्टि से देखता था। अगर आप ऐसा याद करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो पवन श्वेता को काली दृष्टि से देखता था, मैंने इस तरह से यहाँ पर याद किया था, ठीक। ये सुश्रुत का यहाँ पर उत्तर स्थान में 1 में है। उसके बाद आता है हमारा त्वचा की उत्पत्ति। त्वचा की उत्पत्ति है त्वचा का विकास। देखो त्वचा की उत्पत्ति किस तरह से बताई गई है, तो यहाँ पर बताया तस्वम खलु एवं प्रकृतिसम सुकृतम शोणितम अभिपच्यम मानस्यम क्षीरसेद शांतिका सप्तम त्वचो भवंती। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब शुक्र और शोणित का सहयोग होता है, ठीक है, ठीक। तो जब शुक्र और शोणित का सहयोग होता है तो उस शुक्र और शोणित के सहयोग होने के बाद उसकी जो इंटरनल हीट होती है, तो इंटरनल हीट से वो किसका क्या होता है? पाक होता है। इंटरनल हीट से पाक होता है तब जाके त्वचा की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे क्षीरस्वेद, क्षीरस्वेद मतलब जो दूध को, जब दूध को कह रहा है कि हम पाक करते हैं, जैसे हम दूध को पाक करते हैं तो उसमें मलाई जम जाती है ना, उसी तरह से जब शुक्र और शोणित का भी यहाँ पर पाक होता है, परिपाक होता है। किससे पाक होता है? जो भी उसकी इंटरनल हीट होती है, ठीक है, तो उस पर भी यहाँ पर त्वचा की उत्पत्ति हो जाती है। जिस तरह से दूध को पाक होने के, दूध से पाक होने से दूध पे मलाई आ जाती है, उसी तरह से यहाँ पर शुक्र और शोणित के पाक होने की वजह से भी आपके शरीर पर क्या आ जाती है? एक त्वचा आ जाती है। कब आती है? जब वो आप गर्भ के अंदर रहते हो, जब आप शुक्र और शोणित का सहयोग हो रहा है, यानी आप कुक्षी के अंदर हो, यूटेरस के अंदर हो, ठीक है, वहाँ पर जब शुक्र और शोणित का सहयोग हो रहा है तो इंटरनल हीट की वजह से आपके पूरे शरीर पर त्वचा की फॉर्मेशन हो रही है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि दूध को हीट करने पर दूध पे मलाई आ जाती है, उसी प्रकार से आपकी शरीर पर भी त्वचा आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसका ये भी बताया गया है कि जो यहाँ पर जो त्वचा आ रही है ना, वो त्वचा कैसी होती है? मृदु होती है। मृदु क्यों होती है? क्योंकि वो मृदु कर मतलब मात्रज भाव से आ रही है। जब आपने 2 चीज़ पढ़ी होंगी, एक पितरज भाव, एक होता है मात्रज भाव, ठीक है। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर इसमें समझ सको बातों को और लिख सको, ठीक है। देखो जब भी आप कोई एग्जाम में श्लोक लिख रहे हो तो इसको एक्सप्लेन करो और भी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट वहाँ पर इंक्लूड करो, ठीक है, और इसको स्टार मार्क करा करो, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो त्वचा होती है वो मृदु होती है, ठीक है। अब मृदु क्यों होती है? क्योंकि वो मात्रज गर्भ वृद्धि कर भाव के कारण होती है। 2 भाव होते हैं, मात्रज, एक होते हैं पितरज। मतलब जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन वगैरह होते हैं वो किससे आते हैं? माता से आते हैं। और जितने भी हार्ड ऑर्गन वगैरह आते हैं वो किससे आते हैं? फादर से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये माता से आ रहा है, क्यों भाई? देखो जब शुक्र शोणित का सहयोग कहाँ पर होता है? गर्भ माता के अंदर हो रहा है। अब वहाँ पर जो इंटरनल हीट मिल रही है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से मिल? मातृ भाव की वजह से मिल रही है। तो उसी के अनुसार ही तो यहाँ पर क्या होगा? पाक होगा और त्वचा की उत्पत्ति होगी। तो इसको हम बोला जाता है मातृ भाव, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो वो शुक्र और शोणित का सहयोग हुआ है, तो ऐसे नहीं कि शुक्र शोणित का सहयोग हुआ और डायरेक्ट बन गई, नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप कह रहे हो सर, जैसे कि आज मान लो कि शुक्र और शोणित का सहयोग हो गया, शुक्र और शोणित का सहयोग हो गया तो कल ही त्वचा बन जाएगी। अरे त्वचा कैसे बनती है? त्वचा इतनी जल्दी थोड़ी बनेगी। जैसे तो मान लो थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही तो बनेगा, फिर सेल बनता है, जायगोट, मोरूला, ब्लास्टूला, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। जब कंप्लीट 3 महीने हो जाएंगे, 3 मंथ हो जाएंगे, तो 3 मंथ बाद क्या होता है कि एक छोटा सा आपकी बॉडी में ऐसा डेवलपमेंट कुछ
होता, मतलब एक स्ट्रक्चर सा बनता है। देखो 3 महीने में क्या होता है, जो गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह है वो कहते हैं कि अब आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, ताकि हम ये पता कर सकें कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो कितना हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट सही हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट अब किस पे डिपेंड करता है, मातृत्व पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 महीने में कह रहा है कि वहाँ पर जो स्किन है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, स्किन की या त्वचा की उत्पत्ति हो जाती है। और ये जो कंप्लीट कब तक होती है, 3 से लेकर 6 महीने तक। जब बच्चा 6 महीने तक होता है ना, तो उसमें पूरी स्किन डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, और उन्होंने एक और पॉइंट भी बताया है कि जब रक्त धातु का पाक है, जो रक्त धातु का पाक है उसी के कारण आपकी त्वचा की उत्पत्ति होती है। सर ये रक्त धातु का पाक से क्या मतलब है? देखो रक्त धातु में हम क्या समझ सकते हैं, हमने बोला था कि इंटरनल हीट की वजह से परिपाक हो रहा है, उसका पाक हो रहा है। वो इंटरनल हीट कहाँ से आ रही है? वो रक्त अग्नि पे, रक्त धातु पे जब रक्त अग्नि काम कर रही है तो उस पे पाक होने की वजह से आपके सारे शरीर पे त्वचा बन रही है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, नहीं तो आप इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हो, जब त्वचा शरीर यहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक, इसका पीछे का रीज़न है, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें मॉडर्न एस्पेक्ट और आयुर्वेदिक एस्पेक्ट दोनों करके आ सकता है। ठीक है, आपको दोनों करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मर्म की व्युत्पत्ति। ठीक, देखो मर्म की व्युत्पत्ति क्या बताई है, मर्म मर्यन्ते इति मर्माणि, मतलब जिस पर आघात होने से मृत्यु हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मर्म कहते हैं। बोले मर्म मर्यांति, मतलब जिन पर आप मारते हो, और जिन मर्मों को आप मारते हो जिनसे मृत्यु हो जाती है, मर्यंती हो जाती है, मर जाते हो उन मर्मों पर मारने से, उसे हम क्या कहते हैं, मर्म कहते हैं। रेफरेंस देख लेना। देन उसके बाद है मर्म की परिभाषा। तो मर्म की परिभाषा क्या है कि मर्माणि मास शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपातम तेसु स्वभावतः अविशेषण प्रांतिष्ठति, मतलब जो मांस है, सिरा है, स्नायु है, अस्थि है, संधि है, सन्निपात। देखो 5 चीज हो गई, मांस हो गया, सिरा हो गया, स्नायु हो गई, और अस्थि और संधि हो गई। जब इनका सन्निपात होता है तब इनका मिलन होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक क्या होते हैं, हमारे मर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन तेसु स्वभावतः विशेष प्राण तेसंती, और स्वभाव रूप से और विशेष रूप से इन्हीं अंगों पे, जो ये हमने बताया मांस सिरा स्नायु, इन्हीं पे हमारे क्या होते हैं, प्राण होते हैं। देन उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने द्वादश प्राणायतन बताए हैं। द्वादश प्राणायतन कौन कौन से हैं, अग्नि सोम वायु। देखो अग्नि सोम वायु से हम पित्त कफ और वात को ले सकते हैं। सत्व रजस्तंभ, ये दो मानसिक दोष होते हैं। 5 इंद्रियां नहीं आप जानते हो। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 4 5, और एक कहते हैं पंच इंद्रियानी, कितने हो गए, 5 इंद्रिया 10। ठीक, और भूत हो गया, देन आत्मा हो गया, तो ये कितना होगा, 12। ठीक, तो ये होगा 1 अग्नि 1, सोम 2, वायु 3, सत्व 4, रज 5, और ये हमारा हो गया 6। ठीक है, तो उसके बाद 5 ये हो गई, 6 और 5 कितने हो गए, 11। देन अरे ये मैंने 2 ली थी क्या, ये भूत आत्मे थी। भूत आत्मेति का मतलब होता है जो आपकी जीव आत्मा होती है। ठीक है, जो जीव आत्मा जो आपका प्राण है। ठीक है, आपको आत्मा भी कह सकते हो, 1 तो 12 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो द्वादश प्राणायतन, यानी कि 12 शरीर के प्राण कहलाते हैं। विशेषता, ये विशेषता मर्म स्थान में ही रहते हैं। ये सारे जितने भी यहाँ पर बताए हमने, ये सारे मर्म स्थान में रहते हैं। फिर आता है मर्म घात के सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण पुनः मर्मानि पीड़ित है, यानी कि इन मर्म को पीड़न करने से वेदना उत्पन्न होती है, रुजा उत्पन्न होती है। और ये कैसे होती है, रुजा उत्पत्ति विषम स्पंदनम, मतलब पल्पलेशन वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। देन 10 प्राणायतन बताए गए हैं। ठीक है, जो कि आचार्य चरक ने बताए, कहाँ पर बताए, शंख मर्म त्रिय। देखो 3 मर्म होते हैं, हृदय, वस्ति और सिर, जिनको महामर्म बोलते हैं। ठीक है, हवा से याद रख लेना, हृदय, वस्ति और सिर। उसके बाद शंख जो आपको टेम्पोरल बोन वगैरह होती है, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, दोनों साइड होती है ना ये, तो 2 और 3 5। छठा कंठ, 7वां रक्त, 8वां शुक्र, 9वां ओज, 10वां गुदाम। तो यहाँ पर ये 10 यहाँ पर प्राणायतन बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो ये 10 प्राणायतन भी आपको याद रख लेने हैं। देखो अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ आप नोट कर लेना। पहला कि ये कि मैंने यहाँ पर आपको जो ये रसवय स्रोतस है, ठीक है, जो स्रोतस वाला चैप्टर है ना पूरा, इसमें यहाँ पर प्राणवय, उदकवय, अन्वय सभी का स्रोतस, ठीक, उनका मूल स्थान, उनका कारण, मतलब दुष्ट हेतु का कारण या हेतु, और उनके लक्षण और उनकी चिकित्सा। ठीक है, ये मैं आपको अलग वीडियो से बनाऊंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना वो आपको यहाँ पर क्रिया शरीर के अंदर भी अलग से है, क्योंकि जो धातु व स्रोतस है, जैसे रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, सेम वही वहाँ पर वो स्रोतस के अंदर भी आएंगे। ठीक है,
तो आपका रचना शरीर का, क्रिया शरीर का, दोनों का एक साथ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वहीं आपको सेकंड प्रॉफ में चरक चरक विमान स्थान 5 में और चरक सूत्र स्थान 28 में देखने को मिलेंगे, और ये रोग निदान के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे सेकंड प्रॉफ के अंदर ही। तो मैं क्या करूँगा, ये इनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका यहाँ पर सेकंड प्रॉफ का भी, जब आप आगे सेकंड प्रॉफ में आओगे और जब फर्स्ट प्रॉफ में रहोगे तो दोनों में ये चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इनके श्लोक, क्योंकि श्लोक के साथ कराऊंगा इनको, ठीक है, ताकि ये आपको याद रहे। ठीक है, 13 श्लोक हो जाएंगे, 13 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर श्लोक वाइज याद रहेंगे तो आपको आगे भी काम आएंगे। वैसे तो इनको बिना याद करे भी आपका काम बन सकता है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप याद करो, क्योंकि आज ना कोई कल, आज ना तो आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, जैसे अगर आप मान लो आज क्लिनिकल नहीं सीखोगे तो कल भी आपको सीखना पड़ेगा। तो कोशिश करा करो, जितना टाइम आपको अब निकल सकता है वो बाद में भी आपको निकालना ही पड़ेगा, अगर आप आज नहीं निकालोगे तो। ठीक है, तो और दूसरा होता है इनके मर्म के वाले श्लोक। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मर्म के श्लोक याद है। ठीक है, इनमें कुछ भी नहीं है, केवल नाम ही नाम है, जितने आप याद कर सकते हो ठीक है। और आपको नहीं होते तो आपको ट्रिक मैंने बता रखी है। ठीक है, वन शॉट वाली वीडियो में देखना, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। अपनी ट्रिक है तो वेल एंड गुड है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ से भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो उन मर्म को, तो वो आपको याद करनी है। ठीक, तो इसलिए मैं इनका कोई ऐसा स्पेशल श्लोक नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को कोई कुछ श्लोक कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, किसी ने किसका करा होता है, तो ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा किसने करा है, वो डिपेंड करता है ओनली आप पर। ठीक है, ओनली आप पर। तो अब इसी के साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं, और अब हम इसके बाद लेंगे चरक संहिता की। ठीक है, देखो चरक संहिता के बाद वही बात करेंगे। ठीक।